अमीर और गरीब बहू की गोद भराई। ओफो, इस गाड़ी में कितनी गर्मी हो रही है। ड्राइवर प्लीज एसी ऑन कर दो। ये मम्मी जी तो गोंद की तरह चिपक गई हैं। इन्हें भी हमारी गाड़ी ही दिखी थी बैठने को। सड़क के एक तरफ से अमीरों की बारात महंगी गाड़ियों में से जा रही थी और दूसरी तरफ से गरीबों की बारात पैदल चल रही थी। जहां अमीर एक दिन की शादी के पीछे पानी की तरह पैसे बहाते हैं, वहीं एक गरीब के लिए तो सबसे बड़ा रोना रोटी को लेकर होता है। गोमती द्वार पर खड़ी अपनी गरीब बहू का स्वागत करती है। आओ गहना बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। देख बहू, अब तक तो मैं और विनोद ही इस झोपड़ी में रहते थे, मगर अब यही तेरा ससुराल है। तभी गहना भराई आंखों से अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, विदाई के वक्त माँ और बाबूजी ने कहा था कि कन्यादान के बाद बेटी का मायका उसके लिए पराया हो जाता है और उसका ससुराल का घर द्वार ही जीवन भर के लिए उसका अपना। मैं जानती हूँ हमारा घर अमीर नहीं, मगर यहाँ परिवार रहता है, और जहाँ परिवार रहता है वो झोपड़ी भी महलों से भली है। फिर गहना गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में बने बड़े से बंगले में अमीर बहू दिव्या का गृह प्रवेश चल रहा होता है। आओ दिव्या बहू, इस सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अमीर बहू के गृह प्रवेश करते ही सभी नौकर चाकर उस पर फूल बरसाते हैं, पर दोनों दुल्हनों की किस्मत एकदम ठीक उनके गृह प्रवेश के मिट्टी और सोने के कलश जैसी ही थी। जहां अमीर घर की बहू बनकर दिव्या की किस्मत में ऐशो आराम लिखा था, तो गहना को गरीबी भरी जिंदगी का भाग्य मिला। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक सुबह गहना, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ देखो ना, गहना उल्टी कर रही है। माँ, गहना की तबीयत खराब है और आपको हंसी सूझ रही है। विनोद, तू बाप बनने वाला है। गहना अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। जीती रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो मुझे बस जल्दी से मेरे प्यारे पोते पोती का मुंह दिखा दो। बहू, ऐसी हालत में अब तुम्हारा झुकना या भारी सामान उठाना ठीक नहीं। अपना ख्याल रखना। जी माँ जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वहीं थोड़े दिन में रोमा की अमीर बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती है। मम्मी जी, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत जल्दी इस घर को गुड न्यूज देने वाली हूँ। क्या सचमुच? मैं दादी बनने वाली हूँ। दिव्या बहू, तुम्हें नहीं पता, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरा सालों का सपना है कि मैं अपने निशांत के बच्चे को गोद में खिलाऊं। देखना, मैं अपनी बहू की गोद भराई इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। अपनी प्रेग्नेंट बहू के पहले महीने से ही रोमा उसके खाने पीने का खूब ख्याल रखती। सारा दिन नौकर चाकर उसके आगे पीछे लगे रहते। वहीं दूसरी तरफ बेचारी गहना को गरीबी में रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। दिन बीतते गए और अब दोनों को 6-7 महीने लग गए। फिर एक सुबह सासू माँ मम्मी डैडी पूछ रहे थे, गोद भराई कब होगी? बस दिव्या बहू, जैसे ही तुम्हारा 7वां महीना खत्म होगा और 8वां महीना शुरू होगा, तुम्हारी गोद भराई कर देंगे। तो फिर गोद भराई की शॉपिंग आज से स्टार्ट कर देते हैं। ये भी तो देखना है कौन से मेहमान आने हैं। उसी शाम रोमा अपनी अमीर बहू की गोद भराई की खरीदारी के लिए उसे लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद कहता है, माँ, आज ना फैक्ट्री के मालिक की बीवी की गोद भराई थी। उन्होंने सभी मजदूरों को एक एक डिब्बा लड्डू का दिया है। मैं ये लड्डू गहना के लिए ले आया। अच्छा किया विनोद, गर्भवती औरत को बहुत कुछ खाने का मन होता है, मगर बेचारी बहू हमारे हालात देखकर मन मार कर रह जाती है। माँ, हम गहना का गोद भराई नहीं करेंगे क्या? बहू की गोद भराई करने का मेरा भी बड़ा मन है बेटा, मगर हाथ में पैसे भी तो नहीं है। विनोद बेटा, बड़ा अच्छा होता अगर तू थोड़ी बहुत पैसे मालिक से उधार मांग लेता, तो बहू की गोद भराई हो जाती। गोद भराई हो ये गहना भी चाहती थी। अगले दिन विनोद को फैक्ट्री से थोड़ा एडवांस मिल जाता है और गहना को लेकर गोमती साड़ी की दुकान में आती है। अरे भैया, कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाना। ये देखिए माताजी, एकदम लेटेस्ट चली है ये साड़ी। कितने की है भैया? ये आपको 10,000 की पड़ेगी। ये सुनकर गोमती अपनी मुट्ठी दबा लेती है। गहना अपनी सास का लाचार चेहरा देखकर चिंता में आ जाती है। लगता है माँ जी के पास ज्यादा पैसे नहीं। एक मेरी गोद भराई के लिए मैं अपने परिवार को कर्जे में नहीं पड़ने दूंगी। माँ जी, गोद भराई ही करनी है, इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करना? वो देखिए, वहाँ ठेले पर कितनी सुंदर साड़ी है।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम जैसे गरीबों को सस्ता माल ही हजम होता है। इतने में रोमा और उसकी अमीर बहू उस दुकान में आते हैं। अरे क्या हुआ भैया, इतने भड़के हुए क्यों हो? देखिए ना मैम साहब, इन गरीब सास बहू ने इतनी साड़ी खुलवा दी और खरीदी एक भी नहीं। तभी गहना की गरीबी पर हंसते हुए दिव्या घमंड दिखाकर बोलती है, इन गरीबों के पास पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना इतनी महंगी साड़ी। आपको तो इनकी हालत देखकर इन्हें दुकान में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। इतनी बेइज्जती के बाद बेचारी गरीब बहू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। माँ जी चलिए यहाँ से। गरीबी के चलते गोमती अपनी बहू की गोद भराई के लिए ठेले से सस्ती साड़ी और कांच की चूड़ियां खरीद कर घर लाती है। वहीं रोमा अपनी बहू को उसके मन मुताबिक महंगी साड़ियां, ज्वेलरी, पर्स, मेकअप सब खरीदती है। अगले दिन अपने अमीर रिश्तेदारों को फोन करती है। वहीं गरीब बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी मेरी गोद भराई में कोई नहीं आएगा? बहू गरीब को कौन सा रिश्तेदार पूछता है, सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई नहीं। अच्छा मैं रोमा जी के घर गोद भराई का न्योता देकर आती हूँ और ये थोड़ा अचार भी ले जाती हूँ। फिर गोमती उनके घर आती है और दरवाजे पर से ही खड़ी होकर कहती है, नमस्ते रोमा जी। नमस्ते बहू रानी, आज शाम को मेरी बहू की गोद भराई है। बड़ा अच्छा लगता अगर थोड़ी देर के लिए आप आ जाते, और मैं आपके लिए ये अचार लाई हूँ। दिव्या अचार की उस बरनी को तोड़ देती है। तुम गरीबों की औकात ही क्या है, मैं और मम्मी जी नहीं आएंगे, समझी तू? पर बहू रानी, मेम साहब बोल मुझे तू। बहू वो तुझसे उम्र में बड़ी है, ये तो देख। आप इन जैसे गरीबों को नहीं जानती मम्मी जी, पैसा देखकर रिश्ता जोड़ने आते हैं। पैसों के घमंड में दुत्कारे जाने के बाद गोमती रोते हुए आ जाती है और गरीबी में थोड़ी बहुत फूल पत्तों से अपनी झोपड़ी सजाकर अपनी बहू की गोद भराई करके एक बक्से में पुराना सा स्वेटर निकाल कर उसे देती है। ये लो बहू, तुम्हारी इस गरीब सास के पास तुम्हें गोद भराई में देने को सोना चांदी तो नहीं, बस ये स्वेटर है। जब विनोद मेरे पेट में था तो मैंने उसके लिए बुना था। माँ जी मेरी गोद भराई का इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि मेरा बच्चा अपने पिता के कपड़े पहनकर पल जाएगा। वहीं रोमा दिव्या से कहती है, दिव्या बहू तुम्हारा मेकअप खत्म होने में और कितनी देर लगेगी? सभी औरतें नीचे बैठकर गोद भराई शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। गुस्से में चिढ़कर दिव्या अपनी सास को झाड़ने लगती है। ओफो सासू माँ, आप क्यों मेरे सर पर बैठी हुई हैं? आज मेरी गोद भराई है, जब तक मेरा मेकअप खत्म नहीं होता मैं गोद भराई के लिए नीचे नहीं आऊंगी। जिसे वेट करना है करने दीजिए। काफी देर के बाद दिव्या मेकअप करा के नीचे आती है और गोद भराई शुरू होती है। सभी रिश्तेदार और अमीर औरतें उसके आंचल में फल, मेवा, मिठाई, नारियल और रुपया रखते हैं। तभी रोमा गोद भराई करके नेग में 9 लखा हार देती है। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम्हारी गोद भराई का तोहफा। तभी अपनी सास की बात का बिना जवाब दिए दिव्या अपनी माँ को देखकर उठकर आगे बढ़ जाती है, जिससे उसकी गोद भराई का सब कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। मम्मी कैसी हैं आप? कब से वेट कर रही हूँ, कितनी देर लगा दी। दिव्या बहू तुम्हें पता भी है गोद भराई के बीच में उठकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया। चलो वहां बैठो, अभी और लोग बाकी हैं। मम्मी जी आप मुझ पर इतना दामन क्यों चला रही हैं? You know what, मम्मी, पिछले 1 घंटे से इन्होंने मुझे नमूना बनाकर बिठा रखा है। इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ। आपने क्या मुझे उस गरीब गहना की तरह समझा है? मैं वो नहीं हूँ। तू उस जैसी हो भी नहीं सकती दिव्या, समझी ना? उस बेचारी के जितना दुख न तूने देखा है न झेला है। दिव्या, रोमा जी तेरी सास है, अब तो इस घर की बहू पहले है, मेरी बेटी बाद में, और उन्होंने तेरी भलाई के लिए बोला, समझी? बेटी तेरी खुशी के लिए इतना पैसा लगाकर इन्होंने इतनी धूमधाम से तेरी गोद भराई की, और अपनी सास की इज्जत कर, क्योंकि ये हकीकत है बेटी। किसी गरीब की बहू से जाकर पूछ जिन्हें इतनी खुशियां नहीं मिल पाती। अपनी माँ के समझाने पर दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसी वक्त गोमती के घर आकर उनसे माफी मांगती है। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं बेटी, रो मत, ऐसी हालत में तुम्हारा रोना बच्चों के लिए ठीक बात नहीं। गोमती दिव्या के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेती है और फिर रोमा के बंगले में एक साथ दोनों ही अमीर गरीब बहू की गोद भराई होती है।
ठंड में 2 शहरी और 2 गांव की घूंघट वाली गर्भवती बहू। अरे अरे, हमारी प्यारी गौ माता, ये लीजिए और रोटी खाइए। हाँ लीजिए गौ माता, पानी पी लीजिए। वैसे शिखा दीदी, मैंने गांव में ही देखा था, गाय को यहाँ तो दिखती भी नहीं है आसपास, वरना यहाँ पर भी गाय को पालते, उसका दूध निकालते, गोबर से उपले बनाते। हाँ, पर यहाँ ये सब मिलता कहाँ है? वो तो शुक्र है गाय आ गई आज। तभी गाय गोबर करके चली जाती है, जिससे दोनों खुश होकर उपले बनाने लगती हैं। अरे वाह, जब गौ माता हमारी बात सुनकर समझ गई थी, देखा अब ये पूजा में काम आ जाएगा और सर्दियों में भी चूल्हा जलाने के। हाँ ये तो है, 4-5 महीने बाद सर्दी ही आ जाएगी। अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो और ये उपले कैसे बनाने लगी? वो माँ जी, गाय दरवाजे पर आ गई थी तो बस रोटी खिलाई तो काम करके चली गई। वैसे सही है ये सर्दियों के लिए। बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में तुम दोनों संस्कारी घूंघट वाली बहू आई हो। तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना घूंघट में? हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। सोच रही हूँ अब दोनों छोटे बेटों की शादी करके तुम्हारे लिए देवरानी ले आऊं, ताकि तुम्हारे काम में हाथ बटा सके। तुम दोनों अकेले ही करती रहती हो। जी माँ जी। दोनों उपले बनाने के बाद घर में रसोई के काम करती हैं। इतने में उनके देवर आकर अपनी होने वाली मॉडर्न गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं। भाभी भाभी, आप हमारी मदद करेंगी ना माँ को मनाने में? वो शहरी हैं, मॉडर्न टाइप की। हाँ भाभी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी करवा दीजिए, माँ से बात कर लीजिए। ठीक बा, आपन निश्चिंत रहे देवर जी, हम माँ जी से बात करत हैं। दोनों देवर खुशी से उछलकर भाभी के गले लग जाते हैं। मौका देखते ही दोनों गांव की बहुएं अपने देवर के लिए अपनी सास मीनाक्षी से शहर बहू वाली बात करती हैं, जिसे सुनकर मीनाक्षी मान जाती है और अगले हफ्तों में ही अपने दोनों बेटों की शहरी लड़कियों से शादी कराती है, जो कि बेहद ही मॉडर्न, फैशन, अपडेटेड थी। अगली सुबह ही वो दोनों शॉर्ट ड्रेस में आकर सास से कहती हैं, हाय माँ जी। हेलो माँ जी, हाउ आर यू? वेयर इज माय कॉफी? तभी दोनों संस्कारी गांव वाली बहू चाय नाश्ता लेकर आती हैं। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे आप दोनों देवरानी जी ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? शादी के अगले दिन तो साड़ी वगैरह पहनना चाहिए। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, शहर की लड़कियां हैं तो क्या दोनों ऐसे कपड़े पहनोगी? इतने छोटे छोटे, जाकर बदलो। व्हाट? हमारी माथे पर इडियट लिखा है क्या? गवार? जो हम आपकी दोनों बड़ी बहू की तरह गवार हैं, दिखें और वैसे ही घूंघट में रहें? या ऑफ कोर्स। ये समझ नहीं आ रहा ये दोनों घूंघट में काम कैसे कर रही हैं, और वैसे भी आज के जमाने में कौन करता है घूंघट? देवरानी जी, आज के जमाने में भले कोई नहीं करता, लेकिन हमें हमारे माता पिता ने इतने संस्कार दिए हैं कि नई बहू को कैसे रहना चाहिए, इसलिए हम अपनी शर्म हया घूंघट में रखते हैं। आपकी तरह नहीं जो इज्जत उछालने वाले काम कर रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हमारी बॉडी, हम जैसे भी कपड़े पहने। और हाँ, हम ये काम नहीं करने आए हैं, इसलिए रूम में आप हम दोनों की कॉफी और सैंडविच बनाकर भेज देना। राम 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 राम, ये दोनों बहुत बड़ी बेकार निकली। अरे उसने और मैंने तुम दोनों की भलाई के लिए ही कहा था। कोई नहीं, तुम दोनों काम नहीं करोगी तो मेरी संस्कारी बहुएं हैं घर संभालने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है। दोनों शहरी बहुएं इतराकर चली जाती हैं। घर का सारा काम दोनों घूंघट वाली बहू ही करती हैं और वहीं शहरी बहुएं बिस्तर पर बैठे बैठे ऑर्डर चलाती थी। कभी शॉर्ट ड्रेस में मूवी देखने जाती थी तो कभी शॉपिंग करने। उन दोनों को अपनी मनमानी करता देख मीनाक्षी कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन चारों बहू मीनाक्षी को दादी बनने की खुशखबरी देती हैं। क्या सच्ची मैं एक साथ 4-4 बच्चों की दादी बनूंगी? अरे वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने तो मेरी झोली में खुशियां ही दे दी। माँ जी तैयार हो जाइए, आपकी गोद छोटी पड़ जाएगी चारों बच्चों को संभालते संभालते। हाँ बहू। सास चारों की नजर उतार देती हैं। वक्त गुजरता है, चारों बहू 6 महीने की गर्भवती हो जाती हैं। ठंड की वजह से स्वेटर शॉल में रहती हैं। वहीं शहरी बहुएं गर्भवती के समय में मॉडर्न कपड़े पहनना फिर भी नहीं छोड़ती। कोई कोट जीन्स पहनती थी, फास्ट फूड खाना, घर का कोई काम नहीं करना, शॉपिंग पर जाना, ये सब चलता रहता था। वहीं घूंघट वाली गांव की बहुएं ऐसे समय में घर का सारा काम करती हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, ठंडे पानी से कपड़े बर्तन धोती हैं। लेकिन दोनों शहरी बहुएं हीटर के सामने ही पड़ी रहती हैं। एक दिन मीनाक्षी कहती है, अरे पारुल बहू, तुम दोनों थोड़ा बहुत तो काम कर लिया करो। और ये कैसे कपड़े पहने हैं? सर्दी आ गई है, थोड़ा उस हिसाब से रहो। और हीटर भी अपने पास ही रखती हो तुम दोनों, कोई काम नहीं करती। कम से कम उन दोनों को भी हीटर दे दिया करो, वो भी गर्भवती हैं, उन्हें भी ठंड लगती है।
हम क्यों दे? वैसे भी एक हीटर में से हम दोनों को शेयर करना पड़ रहा है। हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और जहाँ तक काम करने की बात है तो हमारी ट्रेनर आएगी जो हमें एक्सरसाइज करवा देगी। करो जो मर्जी में है, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। मीनाक्षी इतना कहकर चली जाती है। वहीं दोनों बहू घूंघट में घर के सारे काम करती हैं, सर्दी में धूप लेती हैं। दीदी, ठंड की धूप कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ ये तो है, ये लो मूंगफली खाओ। तभी उनका मजाक उड़ाते हुए दोनों शहरी बहू आती हैं। ये क्या, धूप में काला होने का कंपटीशन चल रहा है क्या? तुम दोनों भी आओ ना, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसकी हमें जरूरत नहीं है, कहीं हम काले हो गए तो हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप ही दोनों बैठो यहाँ। 1 महीना बीत जाता है। मीनाक्षी बहुओं के लिए गरम लड्डू बनाती हैं जो कि चारों बहू को दूध से खाना था, पर शहरी बहू बिना दूध के एक ही टाइम पर 3-3-4 लड्डू खाती हैं, जिससे उनका जी घबराता है, उल्टी हो जाती है। वहीं गांव की घूंघट वाली बहू घूंघट में भी घर का अच्छे से काम संभालती है। अगली सुबह क्रिसमस आ जाता है। हर किसी का घर क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। सुबह से शाम बीत जाती है। लीजा कड़ाके की ठंड में झोपड़ी के बाहर बैठी खुद में कांपती हुई बड़बड़ाती है। गॉड आएंगे, मैंने कहा गॉड आएंगे। कुछ भी बनाने को नहीं है। तभी रोजी जरा सा आटे का चौकर रखा हुआ देखती है, जिसकी वो एक रोटी बनाकर लीजा को खिलाने लगती है। तभी एक 80-90 साल का कुबड़ा भिखारी, जिसके शरीर पर कई घाव थे, वहां आता है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, आज तो क्रिसमस है, कुछ खिला दो। लीजा अपने हिस्से की वो रोटी भिखारी को दे देती है। लीजा, तुमने अपने हिस्से की रोटी उन्हें क्यों दे दी? अब तुम क्या खाओगी? घर में कुछ भी नहीं बचा है, ना हमारे पास पैसे ही हैं। कोई बात नहीं माँ, हमारे लिए गॉड है ना, वो सब ठीक कर देगा। बच्ची का बड़ा विश्वास देखकर अचानक भिखारी गॉड जीसस बन जाता है। अपनी गरीब झोपड़ी में गॉड को देखकर रोजी खुशी से रो पड़ती है। ओ जीसस, आप हमारी झोपड़ी में आए हैं? हाँ रोजी, आज मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने आया हूँ। तुम दोनों ने कितनी गरीबी देखी, पर अपनी रोटी भिखारी को खिला दी। आज लाखों लोग मेरे नाम से चर्च के कैंडल जलाते हैं, मगर जो कोई भी मेरे नाम से किसी गरीब या भिखारी को खाना खिलाएगा, समझो वो मुझे खिलाएगा। देख, अगर कोई तेरे द्वार को खटखटाए तो समझना वो मैं हूं। ये कहते हुए जीसस चमत्कार करते हैं और देखते ही देखते वो गरीब टूटी फूटी झोपड़ी लाइट की झोपड़ी से जगमगा उठती है और बहुत ही बड़े बड़े क्रिसमस ट्री उनके घर के दरवाजे के बाहर जादू से आ जाते हैं। ये देखकर लीजा बड़ी खुश होती है। देखो माँ, गॉड ने हमारी झोपड़ी को कितना अच्छा सजा दिया। अब हम भी क्रिसमस मनाएंगे। गॉड, हमें केक चाहिए और फ्रॉक भी। देखिए ना, मेरी फ्रॉक एकदम फट गई है। आज आपका जन्मदिन है ना, मुझे सुंदर दिखना है। क्यों नहीं माय चाइल्ड, ये लो। फिर गॉड गरीब लीजा को एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक देते हैं और बड़ा सा केक भी। क्रिसमस का वो खुशी भरा दिन देखकर रोजी बहुत रोती है। थैंक यू गॉड, आज आपने हम गरीबों का क्रिसमस इतना अच्छा बना दिया। अब मुझे जाना होगा। मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड। आखिर में गॉड उन्हें खुशियां देकर चले जाते हैं। लीजा और रोजी केक काट कर अच्छे से क्रिसमस मनाती हैं। क्रिसमस की अगली सुबह जब रोजी दरवाजा खोलती है तो सामने मार्था खड़ी होती है। मार्था मैडम, आप यहाँ? आई एम सॉरी रोजी, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जबकि गॉड तो हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। मार्था रोजी को फिर से काम पर रख लेती है और वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथियों, अमीर और गरीब बस दुनिया देखती है, पर आसमान में रहने वाले की नजर में हम सभी एक हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए खुशियां बांटना सीखिए।